होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था वर्णमाला का भाग 1। अब देखते हैं उसी के आगे देख रहे हैं, स्वर पढ़ रहे थे। अब स्वर ही को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी स्वर चल रहे थे। जो अपना भाग पहला ना देखा हो वो पहला पार्ट नंबर पहला जरूर देख लें, तभी ये स्वर समझ में आएंगे। और जो अपन पढ़ रहे हैं वो MP टेट के साथ साथ जितने में भी हिंदी आती उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे वाली वीडियो को आप लोग नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे भी सपोर्ट आप लोगों का चाहिए ताकि आप लोगों के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए हमेशा लाभदायक हो। आइए देखते हैं आगे। देखिए क्या था, अपन ने देख लिया कि वहाँ पर ओष्ठवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। ठीक है ना। एक था वृत्ताकार स्वर, एक जो थे वृत्ताकार स्वर और दूसरा था अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वो कहलाते थे जिनका उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठों का आकार वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए वो वृत्ताकार कहलाते थे। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ठीक है। अवृत्ताकार वो स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने पर होठों का आकार गोलाकार नहीं होता है। जैसे ए, आय, ई, बड़ी ई और ए, आय, ई, बड़ी ई, छोटा आ और बड़ा आ। इनका आप उच्चारण करके देख लीजिए। अपने होठों का आकार वृत्ताकार होगा तो वृत्ताकार वाले में होगा, गोलाकार नहीं होगा तो अवृत्ताकार में होगा। अब इसके आगे है जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। जी हाँ, एक होता है सजातीय स्वर, एक होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, नाम से ही उसके स्पष्ट हो रहा है। सा का संधि या सजातीय का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, सा अलग हो जाएगा। तो सा का मतलब समान। ऐसे स्वर, कैसे स्वर, ऐसे स्वर जो एक ही जाति से मिलकर बने हों। ऐसे स्वर जो एक ही जाति या किसी को बोल सकते हैं ऐसे स्वर जो एक समान जाति से मिलकर बने हों। एक समान जाति से मिलकर बने हों। जो एक समान जाति या एक ही जाति से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय स्वर क्या कहलाते हैं, विजातीय स्वर में कहलाते हैं जो स्वर एक समान जाति से मिलकर न बने हों। दूसरी भाषा में वे स्वर जो एक ही समान जाति से मिलकर न बने हों। दूसरी भाषा में वे स्वर जो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हों। अलग अलग स्वर, वे स्वर जो एक समान, कैसे, एक समान जाति से मिलकर ना बने हों। बात समझ में आ गई। या वे स्वर जो अलग अलग स्वरों से मिलकर, अपन स्वर की बात करें तो स्वर को से मिलकर ही स्वर बनेगा और व्यंजन का इसमें भी कहीं भी रोल नहीं है। पहली क्लास में भी अभी देखा था कोई व्यंजन का रोल नहीं था। यहाँ भी देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो क्या है सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर ऐसे स्वर जो एक ही जाति से मिलकर बने। सजातीय स्वर जो अलग अलग जाति से मिलकर बने या एक समान जाति से मिलकर जो स्वर नहीं बनते वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी।
हम एग्जाम्पल की बात करें, देखना सजातीय स्वर की अगर बात करें तो आ, हा, ई, ऊ, ऊ। अगर इन दोनों के मेल से बड़ा आ, इन दोनों को मेल से बड़ी ई, इन दोनों को मेल से बड़ा ऊ का निर्माण होगा। बात क्लियर हो गई? मतलब आ एक समान जाति के, ई एक समान जाति और ऊ एक समान जाति। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। एक समान जाति से मिलकर बनने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। जो अलग अलग स्वरों की जाति से मिलकर बने वो विजातीय स्वर होंगे, या वे स्वर जो भिन्न भिन्न जाति या समान जाति से मिलकर बने विजातीय स्वर कहलाते हैं। उन्हीं को विजातीय वर्ण भी कहते हैं। चाहे स्वर बोल दो या वर्ण बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना? जैसे आ, ए, ठीक है, आ और ए से मिल के बनने वाला एक स्वर, ठीक है। ऊ और ए, आ, ए, ऊ, ए, ओ, ई। ये देख रहे हैं अपन, अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इनसे मिलके क्या बनता है पिछली क्लास में देख चुके हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जिसको पंडित कामता प्रसाद जी ने बांटा, तो पहली क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनसे मिलके कौन सा स्वर का निर्माण होगा आप पहली क्लास जरूर देख लें। अब देखते हैं आगे। उच्चारण के कालमान, इसी को बोलते हैं मात्रा के अनुसार। बात समझ में आ गई? कालमान या मात्रा या समय के अनुसार लगने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण के कालमान या मात्रा के अनुसार लगने वाले मात्रा के अनुसार स्वर जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला जो होगा वो होगा लघु स्वर। दूसरा जो होता है वो होते हैं गुरु। लघु स्वर और गुरु स्वर। बात समझ में आ गई? अब नाम से स्पष्ट से समझ में आ रहा, जिसमें एक मात्रा का उच्चारण हो, कम से कम मात्रा का उच्चारण हो लघु स्वर, जिसमें एक से अधिक मात्रा या समय लगे जिसमें अधिक, वो होता है गुरु स्वर। जिसमें एक मात्रा लगे, क्या लगे? जिसमें एक मात्रा लगती है वो होते हैं लघु स्वर। जैसे आ, ई, ऊ और ऋषि। ये किस में आते हैं? लघु स्वर में। आ, ऊ, ठीक है ना, आ, ई, ऊ और ऋषि। जिसमें ऐसे स्वर जिसमें दो मात्राएं लगती हैं। क्या लगती है? दो मात्राएं लगती हैं। वो कौन से स्वर होंगे? गुरु स्वर। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, कौन सा लघु स्वर है, कौन सा गुरु स्वर। ये भी पूछ सकता है कि वे स्वर जिनमें एक मात्रा का उच्चारण हो वो कौन से स्वर कहलाएंगे? लघु स्वर। ठीक है, इनमें से ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा लघु स्वर नहीं है। तो लघु स्वर नहीं है इनमें से कोई भी तीन ऑप्शन में दे देगा, चौथा दे देगा दीर्घ स्वर से। आपको बताना पड़ेगा, चाटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे बड़ा आ, बड़ी ए,
आय, बड़ा ऊ, ओ और आओ। कौन से स्वर कहलाएंगे? गुरु स्वर। बात क्लियर हो गई? जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं गुरु स्वर और जिनमें 1 मात्रा लगती है उच्चारण के अनुसार वो होता है लघु स्वर। नाम से ही पता चल रहा है लघु और दीर्घ क्या क्या होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। क्या कह रहा है। जम्हा, जम्हा मतलब इसका मतलब होता है जीभ। ठीक है, जम्हा या जीभ की स्थिति के अनुसार। जम्हा या जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जम्हा या जीभ की स्थिति के अनुसार, जम्हा या जीभ की स्थिति के अनुसार या स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होंगे। ठीक है ना? पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पाश्च स्वर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अग्र यानी आगे का हिस्सा, पश्च मध्य यानी बीच का हिस्सा और पश्च यानी पीछे का हिस्सा। एक बार फिर, हर व्यक्ति के मुँह या अपन के किसी के मुँह के अंदर जौन होती है कुछ इस प्रकार की जीभ होती है। ऐसा अंदर का भाग होता है जो जाके ग्रास नली के अंदर ऐसा चला जाता है। ये जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है, यहाँ से होता है मध्य का, ये हो गया पीछे का। बात क्लियर होती होगी? ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में जीभ के अग्रभाग की सहायता हो। बात क्लियर होती होगी? नौ दुर्गा का समय है, थोड़ा पास में दुर्गा रखी, इसलिए थोड़ा अगर साउंड की आवाज आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। बात समझ में आ रही होगी? ऐसे स्वर जो इसका उच्चारण करने में जीभ के अग्रभाग की सहायता से उच्चारण होता है वो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय। छोटी ई, बड़ी ई, आप बोल के देखिए। छोटी ई जब बोलेंगे तो जीभ का जो आगे का हिस्सा होगा उसको ज़्यादा हिलता हुआ प्रतीत होगा। उठ तो उठे वही है, तो उठेगा अपने स्थान से ऊपर तक, फिर जाएगा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, सॉरी, ए, आय, ई, ए, आय। मतलब अग्र स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। छोटा ई, बड़ा ई, ए, आय। एक बार और परिभाषा देख लें। परिभाषा आपको यहीं से क्लियर होगी। अग्र यानी आगे का हिस्सा। अब आगे का हिस्सा किसका? जिह्वा या जीभ का। बात क्लियर हो गई? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे की हिस्सा, जीभ के आगे का हिस्सा सहायक हो उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य वाली हिस्सा सहायक हो उन्हें हम मध्य स्वर के अंतर्गत रखते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में
जीभ के सबसे पीछे वाला हिस्सा सहायक हो, उन्हें हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं। बात क्लियर हो गई है ना। मध्य स्वर अग्र स्वर के अंतर्गत ए आए। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, वो है आ। वो भी छोटा आ, बड़ा आ नहीं आता। पार्श्व स्वर के अंतर्गत जो इनके अलावा जो 11 स्वरों में से जो इनके अलावा स्वर बचते हैं वो पार्श्व स्वर में आते हैं। अब पार्श्व स्वर मतलब कौन को दे दो, 5 हो गए। अब तो 6 मुझे चाहिए किसके लिए, बड़ा हूँ, बड़ा हूँ, हो, आ। इसके अलावा ऋषि, ठीक है, ये पार्श्व स्वर में आते हैं। एक बार फिर, जिह्वा या जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपके पेपर में आता है, जीभ या जिह्वा की स्थिति के अनुसार या जीभ की स्थिति उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर कितने प्रकार के, अपना सही आंसर होगा 3। कौन कौन, अग्र स्वर जो जीभ के ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में जीभ के आगे का हिस्सा सहायक हो, ठीक है ना, या जिनका उच्चारण जीभ के आगे के हिस्से से हो, ठीक है ना। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ के आगे हिस्सा सहायक हो। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मध्य भाग सहायक हो, इसमें केवल छोटा आ आता है। पार्श्व स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ के सबसे पीछे वाला हिस्सा सहायक हो, वो पार्श्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हो, आओ, ऋषि। ठीक है, बात क्लियर हो गई। टोटल कितने हो गए, 6, 6, 5, 11। 11 अपने कितने होते हैं, स्वर होते हैं, डिवाइड हो गए। एक हिंदी विशेषज्ञ थे डॉक्टर हरदेव। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार स्वर 5 प्रकार के होते। डॉक्टर हरदेव, आइए देखते हैं स्वर, थोड़ा लास्ट और स्वर का प्रकार बचा है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया था, ठीक है। पहला था कोमल तालव्य, इन्हीं को कंठ तालव्य भी कहते हैं। दूसरा कठोर तालव्य, एक होता है ओष्ठ तीसरे नंबर में, एक होता है कंठ तालव्य, फिर होता है कंठोष्ठ। इन्हीं को आप अगर इस क्रम में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा सहायता होगी याद करने में, क्योंकि कोमल तालव्य के अंतर्गत आता है छोटा आ, बड़ा आ। कठोर तालव्य के अंतर्गत आता है छोटी ई, बड़ी ई। ओष्ठ के अंतर्गत आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है ए, आए। और कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है ओ, आओ। बात क्लियर हो गई। क्रम से ये भी दिए हुए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इसी प्रकार अगर इनको क्रम से याद कर लोगे तो दिमाग रहोगे, 2-2 बैठा दोगे क्रम से ही तो क्लियर आएगा। पेपर में आ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार स्वर 5 प्रकार के। कोमल तालव्य जिसके अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आएगा। सेकंड, कठोर तालव्य जिसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई आएगी। ओष्ठ छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा। कंठ तालव्य ए, आएगा। कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आएगा, ठीक है। अपन जो क्लास कर रहे हैं कहीं भी हो, जब जिसमें भी हिंदी आना हो, चाहे वो MP टेट हो, वर्ग 1, 2, 3 कोई भी हो,
या MPPSC हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, इसके अलावा कोई सेंट्रल जॉब हो जिसमें हिंदी आना हो, ये सभी को अपन कवर करके चल रहे हैं। खासकर MP टेट वाले और ध्यान दें, ठीक है। अब आते यहाँ पर अपने स्वर होते हैं ख़त्म, यहाँ पे स्वर होते ख़त्म। अब आते हैं अपन व्यंजन पर। यहाँ से शुरुआत होगी अपनी व्यंजन की। अपने यहाँ स्वर होते हैं ख़त्म, अब आते हैं व्यंजन। अब थोड़ा व्यंजन को भी डिटेल से देख लेते हैं। आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, अगर पहला वीडियो ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से स्वर को समझाया गया है। उसके बाद ही फिर स्वर पढ़िए। अब आएंगे व्यंजन। एक बार फिर रिपीट कर दूँ स्वर क्या थे, फिर व्यंजन जल्दी समझ में आ जाएगा। स्वर को अपन क्या देखा था परिभाषा के रूप में? अपन ने ये देखा था स्वर क्या थे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु, जो मुंह से निकलने वाली वायु निर्बाध रूप में बाहर निकले। कैसे निकले? निर्बाध। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु निर्बाध रूप में बाहर निकलती है, वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के निकली वायु, बिना बाधा। इसमें उस वायु को उच्चारण में जब मुंह से बाहर निकलेगी वायु, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न नहीं होगा, वो आएंगे स्वर के अंतर्गत। या दूसरी परिभाषा अपन ने देखी थी कि वे वर्ण जो किसी की सहायता के बिना बने हैं या जिनका किसी की सहायता के बिना निर्माण हुआ है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इसी के अपोजिट आ जाते हैं व्यंजन। क्या होते हैं व्यंजन? चलिए बताइए, इसी का अपोजिट क्या होगी परिभाषा? स्वर में वायु कैसे निकल रही थी? निर्बाध, बिना बाधा की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु कैसे निकले? सावाद रूप में निकले। सावाद का मतलब होता है मुंह से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न हो। वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर अच्छे के देखिएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु सावाद रूप में बाहर निकले, या वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें हम व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। बात क्लियर हो गई? अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है देखिएगा, दूसरी तरह से परिभाषा। वे वर्ण जिनका निर्माण स्वर की सहायता से हुआ हो। वे वर्ण जिनका निर्माण स्वर की सहायता से हुआ हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें कैसे सहायता? देखिएगा, एक व्यंजन है, क्या है? का कबूतर। का जो है एक व्यंजन है, तो इसमें अब तुम्हें दिख रहा होगा स्वर कहाँ है। अगर मैं इसको स्वर हलंत लगा दूं तो ये अधूरा का है,
क्यों क्यों इसका मैंने आ अलग कर लिया। बात समझना, हलंत वाला का में अगर आ मिल जाए तब पूरी तरह से का निर्माण होगा। इस परिभाषानुसार परिभाषा बोली जाती है कि वे वर्ण जिनके निर्माण में स्वरों की सहायता हो या वे वर्ण जो स्वर की सहायता से हुआ, जिनका निर्माण स्वर की सहायता से हुआ हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, खा है, इसमें नीचे हा, हलंत है और आ मिलकर पूर्णतः खा का निर्माण होता है। इसी प्रकार गा और आ मिलकर पूर्णतः एक गा का निर्माण होगा। मतलब कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से मिले नहीं बन सकता, सीधी सी बात। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई होगी। स्वर के बाद व्यंजन की परिभाषा एक बार फिर मैं बता देता हूँ। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली वायु सवाद रूप में बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरी प्रकार से अभी समझें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु में बाधा उत्पन्न हो, वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी परिभाषा क्या देखे थे, वे वर्ण जिनका निर्माण स्वर की सहायता से हुआ हो या जिनको स्वर की सहायता से लिखा जाता हो या बोला जाता हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 बताई गई है। आपके पेपर में, हमारे पेपर में आता है। बात क्लियर। हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। आइए देखते हैं व्यंजन। सामान्यतः व्यंजनों को 6 प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है उत्सृप्त या उत्क्षिप्त, इन्हीं को बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन, इन्हीं को बोलते हैं विकसित व्यंजन। फिर तीसरे में आता है अनुनासिक व्यंजन, चौथे में आता है अंतस्थ व्यंजन, पांचवें में आएगा संघर्षी व्यंजन, फिर छठा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, पहले स्पर्शी व्यंजन की अपन बात करें। क्या होता है स्पर्शी व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, समझिएगा अच्छे के, जिनके उच्चारण में मुख के अंदर जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, वह स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, फिर से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श करती हो, वह स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन की अगर बात करें, इसमें कुल व्यंजन की बात करें तो 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 25 यानी 25 व्यंजन। अब 25 व्यंजन में काक से लेकर माँ मछली तक टोटल 25 वर्ण व्यंजन है, 25 वर्ण आते हैं। का से लेकर माँ तक सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है या हो गई होगी? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में
जीभ मुख के किसी हिस्से को छूते हुए या किसी मुख के हिस्से को स्पर्श करे वह स्पर्शी व्यंजन कहलाते। दूसरी परिभाषा के रूप में फिर देखते हैं किस प्रकार से दूसरी परिभाषा होगी। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी हिस्से को स्पर्श करे फिर ध्वनि बाहर निकले वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते। स्पर्शी व्यंजन जो टोटल होते हैं 25 यानी 25 होते हैं, जो का से लेकर मा तक होते हैं। कैसे? का वर्ग में कितने बार आते हैं? 5 आते कि नहीं आते? का, खा, गा, घा, हिंगा। इसी प्रकार का वर्ग के बाद 5 आते इसमें, है ना। चा वर्ग में भी 5 आते हैं। चा, छा, जा, झा, या, है ना। का हो गया, चा हो गया। टा वर्ग में भी 5 ही आएंगे। टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसके अलावा ता वर्ग में 5 आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में भी 5 आएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25। ये टोटल 25 वर्ण जो व्यंजन हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। बात ही समझ में आ गई होगी। बात क्लियर? का से लेकर मा तक स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्लास को बिना स्किप किए बिना पढ़ाए जरूर देखें, एक एक वर्ड आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त का मतलब होता फेंका हुआ। इसको नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट अपना व्यंजन है उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त या ताड़नजात या विकसित व्यंजन। कैसे? देखिएगा, इसका अर्थ होता फेंका हुआ या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ एक झटके में ऊपर नीचे हो जाए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ एक झटके में ऊपर नीचे हो जाए वो व्यंजन ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। इसको हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाले पार्ट में। इसके अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं, ठीक है। एक ढा ढक्कन के नीचे बिंदी, एक डा डमरू के नीचे वाला बिंदी, जो अड़ा का सेंस देता है। उच्चारण किसका देगा? अड़ा का। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ एक झटके में ऊपर नीचे हो जाए उन्हें हम विकसित या ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं। अब देखते हैं अनुनासिक में। अब देखते हैं अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट पहले परिभाषा देख लें, फिर हम बताते हैं कौन कौन से इसमें अंतर्गत आएंगे। क्या है अनुनासिक? अनुनासिक इसी से अर्थ निकल रहा है नाक प्लस मुंह।
ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक और मुंह, जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकले, वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें 5 व्यंजन आते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन के हर वर्ग का 5वां वर्ण इसके अंतर्गत आता है। जैसे हिंगा, हिया, हड़ा, इसके अलावा ना और माँ, ये है 5 हुए, केवल 5। इसको ना भी देखो तो वैसे ही गिनती है। हर 5वां वर्ण, या ये बोल सकते हैं वे वर्ण, एक बार फिर परिभाषा देख लो। वे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकले, वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या पहला? हड़ा, या हिंगा, ना और माँ, 5। ये 5 व्यंजन जो हैं अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अपन देख चुके अनुनासिक व्यंजन तक। अब देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है संयुक्त व्यंजन? वे, पहली परिभाषा देखिएगा, वे व्यंजन जो 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने, स्वर नहीं, जो 2 असमान व्यंजन, वे व्यंजन जो 2 असमान व्यंजन से मिलकर बने हों, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत टोटल 4 व्यंजन आते हैं: छ छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और स्रा। ठीक है। अब छ छत्री देखो, छ छत्री जो बना है वो का और सीटी वाला सा से, षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है छ छत्री। ता और रा से मिलकर बनता है ता त्रिशूल। जा के नीचे बिंदी है जा, प्लस यहाँ से मिलता है ज्ञ ज्ञानी। और सा प्लस रा से मिलता है सरा। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा के अनुसार इनको भी देख लें, व्यंजन से मिलकर व्यंजन बन रहा है। अब वो भी असमान व्यंजन से मिलके जो व्यंजन का निर्माण हो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसमें कहीं भी स्वर का रोल नहीं है, जबकि प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बना है, लेकिन ये नहीं बना। बात समझ में आ गई? इसका का इसमें आ नहीं है, इसका में हलंत लगा है, तो जब ये बना तो छा बन गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसमें, आइए देखते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है देखिएगा। वे व्यंजन जिनके, पहली परिभाषा देखिएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु घुमड़ कर बाहर निकले,
राउंडिंग के रूप में घुमड़ कर बाहर निकलती है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। या 4 आते टोटल इसमें, रा ला वा, या रा ला वा। बात समझ में आ गई। अंत्यस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण वायु घुमड़ कर बाहर निकले अंत्यस्थ व्यंजन कहलाएंगी। अंत्यस्थ व्यंजन भी 3 प्रकार से हैं, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन। प्रकंपित में केवल रा आता है, पार्श्व में ला आता है और अर्धस्वर में या और वा आता है। बात क्लियर हो गई। प्रकंपित में केवल रा आएगा, पार्श्व में केवल ला आएगा, अर्धस्वर में या वा आएगा। बात क्लियर। अब एक आपका और बचा है, वो है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन अभी हमने देखा, संयुक्त व्यंजन देख लिया, यहाँ पे था अंत्यस्थ व्यंजन, उसको भी देख लिया। अब आता है संघर्षी व्यंजन। क्या है संघर्षी व्यंजन, परिभाषा क्या, पहले तो देखते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु रगड़ खाकर या संघर्ष करके बाहर निकलती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु रगड़ खाकर या संघर्ष करके बाहर निकलती है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत सा सरोते वाला सा और हा, 4 व्यंजन जो होते संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सीटी वाला सा, चटकोण वाला सा, सरोते वाला सा, हा हलवाई का। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके आगे क्या पार्ट अपन कल देखेंगे, थोड़ा व्यंजन और बचे हैं, वो कल की क्लास में अपन पूरा कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।